श्री सुरेश कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे सांख्यिकी संग्रहण विधेयक 2017 के संशोधन पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का आभारी हूँ। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अपनी बात इस विधेयक पर रख रहे थे। इस विधेयक में जो सार्थक संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों पर उनका ध्यान बड़ा कम गया और उन्होंने ये कहा कि यह JNK में लागू होगा। सच्चाई तो यह है कि इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत कम कानून सीधे सीधे जो प्रभावी नहीं हो पाते थे, इस सरकार की दूरदृष्टि ने, इस सरकार के संकल्प शक्ति ने और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को जिस रूप में, एक रूप में देखने का प्रयास किया है, जो काम ये नहीं कर सके 2008 के अधिनियम के द्वारा, हमने इस माध्यम से इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तक करने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं माननीय मंत्री सदानंद गौड़ा जी को इस संशोधन को लाने के लिए निश्चित रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि 2008 का अधिनियम जो 11 जून 2010 में लागू हुआ था, उसका विस्तार अखिल भारतीय नहीं था, वह जम्मू कश्मीर पर भी प्रभावी नहीं था। इसलिए केंद्र ने जम्मू कश्मीर को शामिल करने के लिए खास करके डाटा कलेक्शन 2008 के कानून में संशोधन किया है और इस संशोधन के माध्यम से अब वहाँ जो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों में, दोनों राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को डाटा के कलेक्शन में स्वाभाविक रूप से जो कठिनाई आती थी और जो एक तालमेल नहीं बन सकता था, उस तालमेल के दिशा में ये प्रयास किया गया है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 फरवरी 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन को सदन में रखने की संस्तुति दी थी और स्पष्ट रूप से सरकार ने ये कहा था कि आंकड़ों के संग्रहण अधिनियम 2008 के विस्तार को लेकर प्रस्तावित विधेयक को संसद में पेश कर मंजूरी प्रदान करानी है और जम्मू कश्मीर के प्रविष्टि की सूची, एक संघ सूची और संविधान की सूची, समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूचित में उल्लेखित हैं, किसी के अधीन किसी भी मामलों के लिए प्रासंगिक आंकड़ों पर व्यवहार्य होगा। और यह संविधान के तहत जम्मू कश्मीर का आदेश 1954 जो जम्मू कश्मीर में लागू है, उसके तहत लागू होगा। खास करके इस संशोधन के बाद से आंकड़ों के संग्रहण का अखिल भारतीय जो तंत्र है, जो मैकेनिज्म ऑफ डाटा कलेक्शन है, वो मजबूत होगा और विशेष रूप से इसके तहत यह संविधान जहां सभी गैर आरक्षित मामलों में जम्मू कश्मीर में इस अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार प्रदान करेगा, वहीं सभी राज्यों में आंकड़े तो 1953 से इस देश में कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग समय पर कानून की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे आंकड़ों की विश्वसनीयता क्यों नहीं है। इसलिए प्रभावी रूप से इस विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार ने नोडल ऑफिसर्स के रूप में अधिकारियों को चिन्हित किया, उनको पावर डेलीगेट करके सशक्त बनाया है और साथ ही साथ उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार बेरोजगारी का आंकड़ा दे रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी देश की प्रगति में जो मायने रखता है वो विकास का दर, महंगाई का दर और बेरोजगारी। विकास दर और महंगाई दर की उन्होंने चर्चा नहीं की, बेरोजगारी पर ज़्यादा ध्यान था। और हम लोग को भी पता है कि इन दिनों देश में बेरोजगारों की संख्या राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से
इस चिंता को हम लोग भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 64 साल की 70 साल के आज़ादी के बाद आप देश में किस तरह के आंकड़े कलेक्ट करते थे कि आज तक आपने गरीबी रेखा के निर्धारण का कोई सामान्य पैमाना नहीं बना पाए। अलग अलग समय में आपने अलग अलग कमेटी लगाई, कभी आपने 22 रुपये कहा, कभी आपने 32 रुपये कहा, कभी आपने $1 कहा। अगर इन आंकड़ों की विश्वसनीयता बनी होती तो 1953-54 के बाद 2008 में उसको क्यों संशोधित करना पड़ा? हम 2008 के संशोधन के विरोधी नहीं हैं। हम लोगों का भी मानना है कि उस दौर में आपके शासन में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये वैश्वीकरण, निजीकरण की जो प्रक्रिया आपने चलाई थी, उसमें हमारे जो डाटा कलेक्शन के जो पुराने तरीके थे, जो पुराने तौर तरीके थे, वो कमज़ोर पड़ गए थे। हमको अनेकों तरह के डाटा की आवश्यकता होती थी, इसलिए उस दृष्टि से उसकी ज़रूरत थी। और इसलिए आपने बहुत सारे ऐसे विषय जो जम्मू कश्मीर के साथ देश में भी हैं, जो पहले डाटा कलेक्शन में नहीं आते थे, खास करके ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। आज हमको एयरवेज डेवलप करना हो, रोड कम्युनिकेशन बढ़ाना हो, रेलवे का नेटवर्क बढ़ाना हो, तो हमको नए नए डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पहले भारत सरकार के द्वारा पास किए गए कानूनों को उन्होंने नहीं माना। खास करके सेंसस के मामले में और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के मामले में उन्होंने भारत सरकार के ही कानून को एडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने 2010 में अलग से वहाँ के लिए जम्मू कश्मीर में कानून बना के एक व्यवस्था कड़ी कर दी। तो इस रूप में यह जो वर्तमान विधेयक है, ये आंकड़ों के संकलन के दृष्टि से जम्मू कश्मीर में जो हम कह सकते हैं कि विधायी शून्यता उत्पन्न हो गई थी, खास करके कंक्रीट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच में जो एक दूसरे के अधिकारों के क्षेत्र में घुसने का प्रयास था, और जिसके चलते दोनों सरकार काम नहीं कर पाती थी। तो सचमुच इस संशोधन के माध्यम से एक विधायी शून्यता जो हमारे लोगों ने, पूर्ववर्ती लोगों ने जिस पर विचार नहीं किया, और वो उत्पन्न हुई और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। इसलिए इस दृष्टि से इस संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर में भी आंकड़ा संग्रहण का तंत्र मजबूत होगा और आंकड़ों के एकरूपता के साथ साथ विश्वसनीयता भी आएगी। यह विधेयक पूरे जम्मू कश्मीर में लागू होगा और इसके जो भी गैर आरक्षित क्षेत्र हैं वहाँ संविधान आदेश 1954 के अनुरूप उस सब पर लागू होगा। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो संशोधन आया है वो डाटा कलेक्शन के माध्यम से जो हम आर्थिक, डेमोग्राफिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट के संबंध में जो आंकड़ों का संकलन करते हैं उसको ये व्यवस्थित बनाने का एक सुंदर प्रयास है। और साथ ही साथ जो नए भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उस नए भारत के निर्माण में आंकड़ों की विश्वसनीयता और सच्चाई ये आवश्यक है, क्योंकि पीछे की सरकारों ने तो 70 साल में सिर्फ आंकड़ों के माध्यम से बाजीगरी की है। आंकड़ों को आधार बना के देश का, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या देश का पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो या JNK का क्षेत्र हो, ये आंकड़ों के माध्यम से देश के विकास के लिए जो धन राशि दी जाती रही है उसमें बंदरबाट और खेल होते रहा है। इस दृष्टि से ये हम कह सकते हैं कि ये कानून निश्चित रूप से वर्तमान संशोधन इस शून्यता को समाप्त करने की दिशा में जहां एक सार्थक कदम है,
वहीं संशोधन के माध्यम से आंकड़े संबंधी कार्यों में अस्पष्टता होगी और सुशासन का मार्ग प्रशस्त होगा। जितने हमारे आंकड़े स्पष्ट और विश्वसनीय होंगी, उतनी हमारी व्यवस्था और वित्तीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें किसी हेरफेर की गुंजाइश नहीं होगी। अतः इस प्रकार इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हम नागरिकता के साथ साथ शिक्षा, बैंकिंग सेवा, श्रम, वन इत्यादि सभी आंकड़े अपने पास उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे और सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के दृष्टि से इन डाटाज का, इन आंकड़ों का उल्लेख कर पाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस डाटा कलेक्शन में, संशोधन अधिनियम में नोडल अधिकारियों की जो नियुक्ति की बात कही गई है, इसके माध्यम से अभी तक डाटा के कलेक्शन में डुप्लीकेशन होता था, दोहराव होता था। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स हो जाएगी और उत्तरदायित्व तो तय हो जाएगा, तो फिर वो नोडल अधिकारी अपने डाटा के कलेक्शन के दृष्टि से सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नोडल अधिकारियों के माध्यम से डाटा कलेक्शन का समन्वय और सुपरविजन दोनों का स्तर अच्छा होगा। अभी एनएसएसओ का वो बार बार उदाहरण दे रहे थे। ये किसने कहा कि वो 5 साल पर डाटा कलेक्शन करे? आपने क्यों नहीं ऐसा तंत्र बनाया? हम अमेरिका का उदाहरण देते हैं, हम यूएस की उदाहरण देते हैं, हम कनाडा का उदाहरण देते हैं, लेकिन हम कानून उसके रूप में फ्रेम नहीं करते हैं। क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि कनाडा में अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग कानून होगा और कानून व्यक्ति के अनुरूप होगा? तो ये सचमुच ये संशोधन एक डाटा कलेक्शन के माध्यम से एकरूपता लाने की बात है। और फिर उन्होंने बार बार ये कहा कि इस विधेयक में जो सूचना के बारे में बार बार कह रहे थे कि इसका कहीं उल्लेख नहीं। सच्चाई ये है कि अगर आपने उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव के अलावे प्रयोजित विधान के बारे में ज्ञापन को पढ़ा होता तो यह नजर आ जाता, या तो आप बताना नहीं चाह रहे। स्पष्ट रूप से प्रयोजित विधान के में दूसरे पॉइंट पर यह लिखा है कि विधेयक का खंड 5 और खंड 6 केंद्रीय सरकार को सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन सांख्यिकी अधिकारी या किसी व्यक्ति या अभिकरण द्वारा किसी सूचना का उपयोग करने की रीति से संबंधित नियम बनाने को सशक्त करता है। जिस मैनर की बात कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए, यानी आंकड़ों के उपयोग के दृष्टि से, ये पहले भी था। हमने सिर्फ आज जिस प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ रही है, आखिर इन डाटा को कलेक्ट करके हम लोक कल्याण की योजनाओं में इसका उपयोग नहीं करें तो फिर इतने बड़े एक्सरसाइज का उपयोग क्या होगा? इतने बड़े तंत्र को खड़ा करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए ये स्पष्ट रूप से और लिखा है। और साथ ही साथ तीसरे में प्रायोजित विधान के ज्ञापन का तीसरा पॉइंट आगे भी कहता है कि विधेयक का खंड 6 केंद्रीय सरकार को उक्त नियमों के पूर्व प्रकाशन की शर्त के साथ नियम बनाने को सशक्त करता है। यानी नियम बनाने के पहले उसको पब्लिश करना है और फिर उस पर स्वाभाविक रूप से राय प्रक्रिया आएगी। इसलिए ये कहना और उसको आधार में ले जाना, बाकी में ले जाना, आधार भी आप ही ने शुरू किया था। हम लोगों ने सिर्फ ये किया कि उसमें जो बुराई थी उसको दूर करके और लोक कल्याण के दृष्टि से देश की महिलाओं को उसके माध्यम से हमने ऊर्जा पहुंचाने का, पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने का, जो गैस होता है वो पहुंचाने का उसका काम लिया। और देश में अनेकों लोगों ने उन आंकड़ों के माध्यम से अपनी सब्सिडी छोड़ी। तो ये तो चश्मे और नजरिए का अंतर है। नजरिया बदलेगा तो नजर का दायरा भी बदलता है।
और वही स्थिति है। इसलिए इस रूप में इस आंकड़ों की जो बात वो कह रहे हैं, तो सच्चाई तो ये है कि इस रूप में काम करने पर आंकड़ों में दोहराव नहीं होगा, जबकि इसके पूर्व सच्चाई यही रही है कि देश के अंदर आंकड़ों को कभी भी एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत और कभी महत्व नहीं दिया गया। कब राष्ट्रीय सैंपल सर्वे का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब आता है, कब जाता है, और उसकी स्थिति आपने क्या कर दी। ये तो अच्छा है कि कांग्रेस के मित्र ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की याद दिला दी। मैं भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे राज्य झारखंड में माननीय मंत्री जी गिरिडीह में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आज से 10-15 साल 20 साल पहले बहुत बड़ा कार्यालय होता था। हम जब राज्य हमारा बन गया, जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, तो वो धीरे धीरे सिमटते सिमटते इतना छोटा हो गया कि वो कार्यालय अब वहाँ से कलकत्ता धीरे धीरे स्थानांतरित हो गया। मैं उस कार्यालय की बात कर रहा हूँ माननीय मंत्री जी, मैं उस कार्यालय की बात करता हूँ जो कभी पूरे बिहार का आंकड़ों का कलेक्शन करते रहा था। तो आंकड़े कलेक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्थिति पिछले 10 साल के सरकार में हुई है, ये कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए निसंदेह ये संशोधन हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है, क्योंकि आज तक कभी भी ये प्रयास नहीं किया जाता रहा कि जम्मू कश्मीर को भी देश के मुख्य धारा के माध्यम से जोड़ा जाए। सच्चाई तो ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के समस्याओं को भी अखिल भारतीय स्तर पर निष्पादन करने के दृष्टि से इसका वहां तक विस्तार किया है। और सच्चाई तो ये है कि देश के बहुत सारे कानून और अधिनियम और धाराएं बदलनी चाहिए, और वक्त आएगा तो धीरे धीरे उनको बदलने का काम हम करेंगे देश के हित में। क्योंकि एक ही देश में दो तरह का विधान, दो तरह का निशान, पूरा बोलेंगे। इस तरह की चीजें जब चले तो खास करके निश्चित रूप से मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट के पीछे जो विचारधारा है, जो ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि इस वर्ष हम लोग दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। मैं भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान के माध्यम के बारे में उनको यहाँ कोट करना चाहूँगा, उनके पुस्तक एकात्म मानववाद से। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि यह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी अर्थात इंटीग्रेटेड है। हमारा एक राष्ट्र है, हम एक जन हैं। इसलिए हमने भाषा, प्रांत, जाति, मजहब आदि के आधार पर मूलभूत अधिकारों में किसी से भी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। हमने एक नागरिकता का सिद्धांत माना है। अलग अलग प्रांत होने के बावजूद भी अमेरिका के भांति यहाँ राज्य और संघ अलग अलग नागरिकता नहीं है। हम सब भारत के नागरिक हैं। इसी प्रकार हमने राज्यों को संघ से निकल जाने का भी अधिकार नहीं दिया है। इतना ही नहीं, इन राज्यों की सीमाएं और नाम क्या हो, यह निर्णय भी संसद ही कर सकती है, राज्यों के विधानमंडल नहीं। और आप देश की आज़ादी के 70 साल बाद पूरे देश के लिए एक कानून नहीं बना पाए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस जन्म शताब्दी समारोह के माध्यम से उस विचारधारा को, एकात्म मानव दर्शन के विचारधारा को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए यह संशोधन देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन आंकड़ों के कलेक्शन के माध्यम से एक नए भारत की नींव
एक एकात्म भारत की नींव, एक सशक्त भारत की नींव और एक दुनिया में भारत का संदेश देने वाले भारत की नींव रखने का काम इस आंकड़ों के माध्यम से करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए इस संशोधन को पुरजोर समर्थन देते हुए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।